अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कल रात सुबह होने से पहले तुम्हें मकबूजा कश्मीर की सरहद के करीब छोड़ दिया जाएगा। अब तुम आराम करो। तुम्हारे सामने मसाइब और मसाइल से पूरा एक इंतहाई असाब शिकन सफ़र है, लेकिन हमें तुमसे पूरी तवक्को है कि तुम हर हालत में साबित कदम रहकर मुल्क की खिदमत में पेश पेश रहोगे। मैंने पूछा कि दिल्ली पहुंचकर मुझे क्या लाइन इख्तियार करना होगी। बास ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम कभी भूल कर भी दिल्ली में हमारे सफारत खाने का रुख ना करना। दूसरी बात यह है कि जब तुम दिल्ली पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाल लोगे तो एक रोज़ तुम्हारे घर पर फ़ोन आएगा। फ़ोन पर वो शख्स तुम्हें वही कोड नंबर बताएगा जो मैंने तुम्हें बताया है और जो हमारा इंतहाई सीक्रेट कोड नंबर है। फिर वो शख्स तुम्हें एक इंतहाई जदीद और मुख्तसर तरीन और तेज़ रस ट्रांसमीटर देगा। उस ट्रांसमीटर की मदद से तुम हमारी फ्रीक्वेंसी पर अपना कोड वर्ड बताकर किसी भी वक्त रब्ता कायम कर सकोगे। उस फ्रीक्वेंसी पर तुम्हें तुम्हारे अगले प्रोग्राम से मरमूज अल्फाज में आगाह कर दिया जाएगा। तुम हमारी मरमूज कोड को अच्छी तरह जानते हो और तुम्हें उसके खुफिया हरूफ ज़बानी याद हैं। यह बात बड़ी अच्छी है कि तुम्हें कोड बुक साथ नहीं रखनी पड़ेगी। अब तुम आराम करो, मैं कल रात आऊँगा। इस दौरान तुम इस पहाड़ी मकान से हरगिज़ बाहर नहीं निकलोगे और रात को सिर्फ मोमबत्ती रोशन कर सकोगे। एक बूढ़ा आदमी तुम्हें खाना वगैरह पहुंचाता रहेगा। ना वो तुमसे कोई बात करेगा और ना तुम उसको बुलाना। ओके। बस चला गया। आखिर वो लम्हा आन पहुंचा जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सरजमीन में दाखिल हो जाऊं। 2 रोज़ से ये लोग मुझे कैप्टन मेहता कहकर पुकारने लगे थे। बस अंदर दाखिल हुआ तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं मुस्करा दिया। उसने संजीदा होकर कहा, तुमने जवाब में नमस्कार क्यों नहीं किया कैप्टन मेहता? क्या तुम हम पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का जवाब सर्द मोरी से दोगे? हम तुम्हें ज़ख्मी हालत में जहाज़ के मलबे से उठा लिए, तुम्हारी तीमारदारी की, तुम्हें बेहतरीन तिबी इमदाद दी और अब अपनी रिवायती रवादारी से काम लेते हुए तुम्हें अपना कैदी बनाने की बजाय तुम्हें तुम्हारे मुल्क इंडिया की सरहद पर वापस भेज रहे हैं। क्या तुम हमारे एहसान को फरामोश कर दोगे? मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि आपका धन्यवाद श्रीमान जी, आपके उपकार हमें याद रहेंगे। बास ने ऐसा से कहा, हिंदी के इतने अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से ये कपड़े पहन लो। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अक्टूबर का महीना था। कश्मीर की पहाड़ी पर काफ़ी ठंड थी, मगर मकान में आग रोशन थी। मेरे बाल कैप्टन रामकिशन मेहता के बालों की तरह तराश दिए गए थे। 7 रोज़ से मुझे शेव बनाने से मना कर दिया गया था ताकि मैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों को ये कहने में हक बजानिब साबित हो सकूं कि मैं कई रोज़ से जंगलों में मरा मरा फिर रहा था और बॉर्डर क्रॉस करने का मौका नहीं मिल रहा था। और 7 रोज़ पहले एक देहाती के मकान से मैं रोटी और कैंची चुरा के ले आया था और अपनी दाढ़ी के बाल तराशे थे। मैंने कैप्टन रामकिशन मेहता का सूट पहन लिया। सूट मुझे बिल्कुल फिट था। उसके जूते का साइज़ भी वही था जो मेरा साइज़ था। ब्रीफ केस की जंजीर तोड़ दी गई। तमाम कागजात ब्रीफ केस में रख दिए गए थे। पासपोर्ट, बटवा, नोटबुक और इंडियन करेंसी के नोट और रेज़गारी मैंने अपने कोट पतलून की जेब में रख लिया। जहरीला सिगार मैंने यूं ही कोट की बैर वाली जेब में डाल लिया। मुझे इस कीमती सिगार को ख़ास तौर पर किसी खुफिया जगह पर छुपाने से मना कर दिया गया था क्योंकि इस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी वालों को इस पर शक हो सकता था। मुझे आखिरी बार ब्रीफिंग दी गई। फिर आईने में मुझे अपना हुलिया देखने के लिए कहा गया। मैं कादादम आईने के सामने खड़ा हो गया तो मुझे यकीन न आया कि मैं यानी आमिर हूँ। मैं हूबहू कैप्टन रामकिशन मेहता बन चुका था। मेरे कपड़ों को जगह जगह से मेला कर दिया गया था। बाल इस तरीके से बना दिए गए थे जैसे कई रोज़ से कंघी ना की हो। दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थीं। जूते पर कांटे की मदद से खराशें डाल दी गई थीं। टाई गायब कर दी गई थी। मुझे ख़ास तौर पर हिदायत कर दी गई कि इंडियन बॉर्डर में दाखिल होने से पहले मैं कोशिश करके गुंजान झाड़ियों में से होकर गुजरूं ताकि मेरे कपड़े मज़ीद ख़राब हो जाएं और उनके साथ कांटे और पत्ते चिमट जाएं। इसके बाद बांस ने आखिरी मर्तबा मुझसे मुसाफा किया और कहा कि अब तुम दिल्ली में हमारे आदमी की टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करना। आगे तुम्हारा अपना मिशन है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तुम्हें बेहद एहतियात से काम लेना होगा। ज़रा सी भूल तुम्हें इंतहाई अजियतनाक मौत के हवाले कर सकती है। एक बात तुम्हें बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा राज फाश हो गया और तुम पकड़ लिए गए तो तुम किसी हालत में भी पाकिस्तान के बारे में ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालोगे। मैंने बांस का हाथ हिस्सा से दबाया और पूरे यकीन लहजे में कहा, पाकिस्तान पर मैं जान कुर्बान कर सकता हूँ।
पाकिस्तान से बेवफाई करने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। बास ने मुझे गले लगा लिया, फिर हाथ हिलाकर बोला, ओके कैप्टन रामकिशन मेहता, राम राम। राम राम, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। बहर अंधेरे और सख्त पहाड़ी सर्द रात में एक बंद जीप पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। उसका दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं तेज़ी से जीप की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ब्रीफकेस मैंने घुटनों पर रख लिया था। जीप पहाड़ी की ढलवान उतरने लगी। उसकी सिर्फ साइड लाइट्स ही रोशन थी। ड्राइवर ने मुझसे कोई बात न की। मैं भी अपने मिशन के तफक्कुरात में गुम खामोश बैठा, बाद नशेब फराज पर गौर कर रहा था। उस वक्त मैंने अपने ऊपर रामकिशन मेहता की शख्सियत को तारी कर लिया था। रात के 2:30 बजे होंगे। उस वक्त जीप मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों से गुजरती नीचे वादी में उतरी। आगे हमने एक नदी का पुल अबूर किया। यहाँ गार्ड ने हमें चेक किया। उन्हें हमारे बारे में पहले ही बता दिया गया था। जीप पुल पार करके एक वादी में दाखिल हो गई। अंधेरी सर्द रात में मुझे जीप के शीशे में से दूर दूर पहाड़ियों की सियाह दीवार नजर आ रही थी। अब रास्ता नाहमवार था। जीप हिचकोले खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। एक जगह जीप ने छोटा सा टर्न लिया और रुक गई। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, प्लीज़ कम आउट। मैं जीप से बाहर निकल आया। मेरा सूट अगरचे गर्म था, मगर ओवरकोट न होने की वजह से सर्दी महसूस हुई। मैंने कोट के कलर ऊपर कर लिया। ड्राइवर अंधेरे में आगे आगे चलने लगा। मैं उसके पीछे था। सामने एक छोटी सी टेकरी थी। यहाँ पहुँचे तो एक तरफ से अचानक 2 फौजी जवान निकल कर सामने आ गया। उन्होंने पासवर्ड पूछा। मेरे साथी ने उसे उस रात का पासवर्ड बताया और करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा। दोनों फौजी जवान फौरन अंधेरे में वापस चले गए। टेकरी के पास पहुंचकर मेरा साथी ड्राइवर झुककर बैठ गया। उसने मुझे भी झाड़ियों की ओर में बैठने का इशारा किया, फिर सामने की तरफ इशारा करके ऐसा से कहा, सारे यहाँ से आगे 2 फरलांग के बाद इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। मैं आपके साथ यहाँ तक आ सकता था, आगे आपको अकेले जाना होगा। नक्शे पर से मुझे यह इलाका अच्छी तरह ज़हन नशीन करा दिया गया था। मैंने हाथ के इशारे से उसे वापस जाने के लिए कहा। मेरा साथी ड्राइवर कुछ कहे बगैर पीछे को खिसकता अंधेरे में गुम हो गया। अब मैं अपने खतरनाक मिशन के साथ कैप्टन रामकिशन मेहता की हैसियत से बिल्कुल अकेला था। मुझे मालूम था कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पीछे से मुझ पर गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इंडिया के बॉर्डर की जानब से गोली फायर हो सकती थी। इस एतबार से मुझे बड़ी एहतियात के साथ 2 फरलांग का फासला तय करना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया, दिल में कलमा पढ़ा और टेकरी से उतरने लगा। वादी में पहुंचकर मैं जंगली झाड़ियों के साथ अपने आप को घिसाता हुआ गुजरने लगा। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया। 1 फरलांग का फासला तय किया तो मुझे पसीना आ गया। ये अच्छी बात थी। अब मैं झुककर चलने लगा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। मैं एक मुख्तसर सी वादी में था, जिसके अकब में मकबूजा कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला जम्मू और हिमाचल प्रदेश की तरफ चला गया था। आसमान पर सितारे ठुटरे हुए से चमक रहे थे। मेरी पतलून के पैंचे शबनम में भीग गए थे। झाड़ियाँ छदरी हो गई थीं। अंधेरे में ऊंचा नीचा खुला मैदान नजर आने लगा। अभी तक इंडिया की किसी चेक पोस्ट से कोई पेश रिफत नहीं हुई थी। खतरा सिर्फ यह था कि किसी तरफ से कोई फायर ना आ जाए। खुली जगह पर आया तो यूँ महसूस होने लगा कि मुझे देखा जा रहा है। मैं बैठ गया। मेरा सांस किसी हद तक फूल रहा था। ज़रा सा सांस ठीक किया और फिर झुक कर आगे बढ़ने लगा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, और फिर यह बात दुरुस्त निकली। मैं चंद कदम बड़ा ही होऊंगा कि एक हल्के धमाके के साथ फायर बुलंद हुआ और देखते ही देखते सारा इलाका उस रोशनी के फायर से दिन की तरह रोशन हो गया। मैंने इंतहाई अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने दोनों बाजू फैला दिया और वहीं बैठ गया। धूप धूप की आवाज़ों के साथ किसी खंदक से निकलकर 2 फौजी मेरे सर पर मौजूद थे। उनकी राइफलों की नालियों का रुख मेरे सर की तरफ था। उनमें से एक ने डोगरी लहजे में कहा, पाकिस्तानी कमांडो है। दूसरे ने मेरी पसलियों में ज़ोर से ठोकर मारी और उठने का हुक्म दिया। मैंने बड़े पुरतमाद लहजे में हिंदी ज़बान में कहा, मैं कैप्टन रामकिशन मेहता हूँ, मुझे कमांडर के पास ले चलो। एक लम्हे के लिए उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाया और आगे को धकेला। आगे लग जा साले। दूसरे ने मेरे ब्रीफ केस पर कब्जा कर लिया। अरे स्मगलर है, सीताराम इसमें मोती हीरे होंगे। मैंने उन्हें अंग्रेजी में गाली दी और डांट कर कहा कि मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा दूंगा। कमांडर के पास चलो। मैं एयर क्रैश में बच गया हूँ। मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता है। वो कुछ मुतासर हो गए थे, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी राइफलों की जद में लिए रखा और नशेब की जानब एक जगह बने हुए ज़ेर ज़मीन बंकर में ले गए। बंकर के अंदर लालटेन जल रही थी और एक फौजी कैंप काट पर सो रहा था। मजीद 2 फौजी आ गए
और लालटेन की रोशनी में मुझे घूरने लगे। ये इंडियन फौज के किसी बॉर्डर रेजिमेंट के सिपाही थे। बैंकर में सोए हुए कमांडर को जगाया गया और वह एकदम उठकर आंखें मलता हुआ बह रहा। मुझे गौर से देखा और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? फौजी ने उसे बैंकर में उठाने के बाद मेरे बारे में बता दिया था। मैंने जेब से अपना ID कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता है। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्रेटरी हूँ। यह मेरा ID कार्ड है। सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ। मैं बड़ी मुश्किलात के बाद पाकिस्तानी इलाके से भाग कर आ रहा हूँ। बॉर्डर कमांडर ने लालटेन के पास जाकर मेरा कार्ड देखा। कार्ड जेली नहीं था, बल्कि असली कैप्टन रामकिशन मेहता का था। इस दौरान मैं भी बैंकर में दाखिल होकर एक स्टूल पर बैठ गया था। मेरा ब्रीफ केस मेरे घुटनों पर था। कमांडर ने फ़ौरन पीछे रेजिमेंट कमांड पोस्ट में टेलीफोन किया। दूसरी तरफ से मालूम नहीं क्या जवाब मिला, मगर उसका रद्द अमल हिम्मत अफजा था। कमांडर ने उसी वक्त मुझे पानी पिलाया। इस दौरान में मैंने उसे इंडियन एयरफोर्स के तैयारी की तबाही का पूरा वाक़या सुना दिया था। इस हादसे को 1.5-2 माह गुजर चुके थे। कमांडर ने मेरे कागजात चेक किया, मेरा पासपोर्ट देखा और बोला, आपको हमारे आदमी पीछे रेजिमेंटल ऑफिस में ले जाएंगे। वहाँ हमारे कर्नल गुप्ता साहब मौजूद हैं। उसने अपने 2 फौजियों को हुक्म दिया कि मुझे कर्नल गुप्ता के ऑफिस में पहुँचा दिया जाए। अब सुबह हो रही थी और सूरज की रोशनी हिमाचल प्रदेश और जम्मू की पहाड़ियों के पीछे से बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। यह जम्मू और मकबूजा कश्मीर का दरमियानी इलाका था, बल्कि रामबन के बहुत पीछे का इलाका था। मैं एक बार इस वादी से निकल चुका था। कर्नल गुप्ता को मेरे बारे में इतला मिल चुकी थी। वो अपने ज़ेर ज़मीन और आधे ज़मीन के ऊपर बने हुए कैंप ऑफिस से बाहर ही खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके हाथ में चाय का मग था और वो वर्दी में था। सर पर उसने ऊनी टोपी लपेट रखी थी। मैंने करीब जाते ही उसे सैल्यूट किया, क्योंकि अगरचा मैं बाकायदा फ़ौज में नहीं था, फिर मेरा ओहदा कैप्टन का था और एक कर्नल को सैल्यूट करना मुझ पर वाजिब था। कर्नल गुप्ता ने सैल्यूट का जवाब दिया और पंजाबी लहजा में तहकुमाना अंदाज में पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, सर मैं कैप्टन रामकिशन मेहता हूँ। इसके साथ ही मैंने इंतहाई मौसर अंदाज में उसे दिल्ली से मॉस्को जाते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर पर एयरफोर्स के तैयारी के क्रैश की पूरी कहानी मुख्तसरन अंदाज में बयान कर दी और कहा कि इसमें मेरे सारे सीक्रेट कागजात मौजूद हैं। सर, भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा थी कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज के काबू में नहीं आया और हर हालत में ये सीक्रेट कागजात बचा कर ले आया हूँ। वो मुझे अंदर ले गया और लालटेन की रोशनी में मेरा पासपोर्ट और ID कार्ड और कागजात गौर से देखने लगा। मैंने कहा, सर प्लीज़ दिल्ली में मेरे हेडक्वार्टर के डायरेक्टर वर्मा जी को फ़ोन पर इतना कर दीजिए, उन्हें यह खुशखबरी सुनाइए कि मैं जहाज़ के हादसे में मरा नहीं था, जिंदा था और मैं सीक्रेट फाइल बचा कर ले आया हूँ। कर्नल गुप्ता के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि जब उसने वहीं से दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में वर्मा के घर पर फ़ोन करके मेरी इतला दिया तो उसने बेताबी से कहा, मेरी बात करो। मैंने अपने डायरेक्टर से फ़ोन पर बात किया और उसे वही कहानी सुनाई जो मैं उससे पहले कर्नल गुप्ता को सुना चुका था। वर्मा साहब को सिर्फ यह ज़रूर बताया कि मॉस्को की सीक्रेट फाइल मेरे पास महफूज है। इससे मेरी मुराद कर्नल गुप्ता पर असर डालना था, ताकि बॉर्डर के इलाका से किसी न किसी तरह निकल जाऊँ। हमारे डायरेक्टर वर्मा ने कर्नल गुप्ता से बात करके मेरी तस्दीक कर दी। कर्नल गुप्ता ने फ़ौरन मुझे चाय और कमांड पोस्ट के लंगर खाने से गरम गरम पूरियाँ मंगवा कर खिलाई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि 1 माह के बाद मैंने तसल्ली से भोजन किया है। फिर मैंने कर्नल गुप्ता को अपनी तवील जिद्दोजहद और पाकिस्तानी इलाके में सीक्रेट इंडियन फाइल को सीने से लगाया दर बदर फिरते रहने की फर्जी दास्तान सुना डाली। वो मेरी बहादुरी की तारीफ करने और पाकिस्तानियों को बुरा भला कहने लगा। उसने मेरे कंधों पर कंबल उड़ा दिया, क्योंकि वहाँ काफ़ी सर्दी थी। हम पहाड़ के नशे में थे, जहाँ भी सूरज की धूप नहीं पहुँची थी। नाश्ते के बाद मैंने गर्म पानी से उस वक्त शेव किया, मुँह हाथ धोया, आईने में अपनी शिकल का अच्छी तरह से जायजा लिया। मेरी और कैप्टन रामकिशन मेहता की शिकल में कोई फ़र्क नहीं था। आधे घंटे बाद ऊपर से एक जीप आ गई, जिसमें बैठकर मैं जम्मू की तरफ रवाना हो गया। दिन के 10 बज रहे थे जब हमारी जीप जम्मू के शहर में दाखिल हो गई। इस शहर में भी अपने कमांडो मिशन के दौरान में मैंने बड़े मर के मारे थे, मगर उस वक्त मेरी शिकल आमिर की थी और अब मेरी शिकल कैप्टन मेहता की थी और मुझे कोई नहीं पहचान सकता था। जम्मू इंटेलिजेंस ऑफिस में पुलिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरों और एहलकारों ने मेरा स्वागत किया। मेरी तस्वीर उनकी फाइल में मौजूद थी, जिसमें और मेरी शिकल में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। रस्मी तौर पर मेरा पासपोर्ट और ID कार्ड चेक किया गया। सीक्रेट फाइल के कागजात मैंने सिर्फ डायरेक्टर जम्मू इंटेलिजेंस को ही देखने के लिए दिए थे। उसने फाइल को एक नज़र देखा,
फाइल बिल्कुल असली थी। जगह जगह इंडियन वजारत दाखिला और CIB के अफसरों की मोहरें लगी थीं जो असली थीं। फाइल बड़े एहतराम से मेरे हवाले कर दी गई। यहाँ से एक बार फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर में फ़ोन करके मेरे डायरेक्टर वर्मा से बराह रास्त मेरी बातचीत कराई गई। वो बेहद खुश थे और बार बार कह रहे थे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि तुम न सिर्फ क्रैश में ज़िंदा बच गए बल्कि सीक्रेट फाइल भी बचा कर ले आए। जम्मू में भी सब ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि हम तो आपके जीवन से भी निराश हो चुके थे। दोपहर को वहाँ के अफसरों के साथ भोजन किया। गौसल करने के बाद ताज़ा दम हुआ और 2 बजे के स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली की तरफ प्रवास कर गया। पहला मरला बखैर खूबी तय हो गया था। अब सबसे कठिन मरला दिल्ली में मेरी राह देख रहा था और मैं ज़हनी तौर पर उस मरला की कड़ी से कड़ी आजमाइश के लिए पूरी तरह तैयार था। जहाज़ में मैं सो गया। यह जगह नींद करने के लिए बेहद मौजूद थी। जहरीला सिगार भी वैसे ही मेरे जेब में रखा था। किसी ने मेरी तलाशी नहीं ली थी। जहाज़ दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था। मैं खिड़की में से नीचे देख रहा था। धूप निकली हुई थी। गरूब आफ्ताब का वक्त ज़्यादा दूर नहीं था। दिल्ली शहर की कदीम और जदीद इमारतें नरम धूप में साफ नजर आ रही थीं। एक जानिब मुझे कुतुब साहिब की लाठ और दाहिनी जानिब जामिया मस्जिद के मीनार और गुंबद दिखाई दिए। फिर जहाज़ रनवे पर लगते ही दौड़ने लगा और उसकी रफ्तार धीमी होनी शुरू हो गई। मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज़ से निकल के लाउंज में आया तो खुदा जाने कौन लोग थे जो फूलों के हार लिए मेरी तरफ बढ़े। ये गलबन मेरे दिल्ली के अफसरान और एहलकार थे। लेकिन फिर मैंने अपनी वालदा बहन कृष्णा कुमारी और ख़ास तौर पर सजाता मेहता अपनी महबूबा को पहचान लिया। वालदा ने मुझे सीने से चिमटा लिया। वो रोई जा रही थी। मैंने उनके पाँव छू लिए। मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी तो मुझसे लिपटी जा रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। उसका खामन हरि प्रसाद भी वहाँ आया था और उसने भी मुझे गले लगा लिया था। दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे जिनके बारे में मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम होने वाला था कि कौन क्या है। मेरी महबूबा सजाता मेहता मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखे जा रही थी और मेरे पहलू में थी। मैंने अपनी वालदा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और यूँ ज़ाहिर कर रहा था जैसे मैंने पाकिस्तान की कैद में बड़े मुसीबत के दिन गुजारे हैं, बड़ी अजियत बर्दाश्त की है और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरे डायरेक्टर वर्मा साहब की तस्वीर भी मुझे पाकिस्तान में दिखा दी गई थी। उनसे मैंने इंतहाई अदब और गर्मजोशी से बगलगिरी की थी और हाथ जोड़कर कहा था, सर भगवान ने बड़ी कृपा की कि कागजात बचा कर ले आया हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरी पेट पर थपकी दी और कहा, कैप्टन मेहता, हमें तुम पर बड़ा फ़ख्र है। मैंने ब्रीफ केस उनके हवाले कर दिया था। दफ्तर के दूसरे लोग भी मुझे धन्यवाद कहते नहीं थकते थे। उनकी सूरतों से मैं आहिस्ता आहिस्ता आशना हो रहा था। वर्मा जी ने बाहर आते ही कहा, मेहता जी अब तुम घर जाकर अपने परिवार के पास आराम करो। बेशक कल भी छुट्टी कर लेना, मैं खुद तुम्हारे पास आकर दर्शन कर लूँगा। परसों मैंने जर्नल मीटिंग रख ली है। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। एक एम्बेसडर भारतीय गाड़ी बाहर थी जिसमें मेरी माता जी बहन कृष्णा कुमारी, सजाता मेहता और हरि प्रसाद जी बैठकर अपने दिल्ली नगर वाले बंगले की तरफ चल पड़े। कृष्णा के बच्चे भी उस गाड़ी में बैठे थे। माता जी ने मुझे अपने गले से लगा रखा था। सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह थी कि किसी एक लम्हे के लिए भी यह शुबा नहीं हुआ था कि मैं असली कैप्टन रामकिशन मेहता नहीं हूँ। अपने मोती नगर वाले बंगले की तस्वीर भी मुझे पहले ही दिखा दी गई थी। जब गाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई मोती नगर के इलाके में पहुंची तो एक मोड़ करने के बाद उसकी रफ्तार धीमी हो गई। मैंने तस्वीर वाले बंगले को पहचान लिया। मैंने माता जी से कहा, माता जी मुझे लगता था अब अपने घर के कभी दर्शन नहीं होंगे। माता जी रोने लगीं। फिर मेरा माथा चूम कर बोलीं, पुत्र जी मैंने भगवान कृष्ण और काली माता का होन सीखा हुआ है। कुतुब जी पर भी जरी की चादर चढ़ाऊंगी। हाय भगवान, तूने विधवा पर बड़ी कृपा की। मैंने पीछे से हाथ खिसका कर सजाता का हाथ दबा दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वो दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रही थी। गाड़ी बंगले के छोटे से गेट में से गुजरकर बंगले के बरामदे के सामने खड़ी हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि बंगले का हदूद अरबा क्या है। जाहिर है वहाँ भी मेरा कमरा होगा और मुझे उस कमरे की सिमत का इल्म नहीं था। मैं कसदन अपनी माता जी बहन कृष्णा कुमारी और सजाता वगैरह के पीछे पीछे चलने लगा ताकि वो खुद ही मेरे कमरे की तरफ ले जाएं। और ऐसा ही हुआ। बंगले के अंदर एक छोटी सी राहदारी थी जिसके आमने सामने 3 कमरे थे। पीछे भी एक छोटा सा लॉन था जिसके बरामदे में किचन और बाथरूम थे। मेरा कमरा कभी बरामदे में बाथरूम के साथ ही था। माता जी ने मेरी बलाएं लेते हुए कहा, पुत्र किशन भगवान की दया है कि तू फिर अपने कमरे में आया।
ठहर, मैं भगवान की मंगल धन की आरती उतारती हूँ। और माता जी ने वहीं खड़े खड़े मंगल आरती गानी शुरू कर दिया। कृष्णा कुमारी किचन से सरसों का तेल ले आई। सजाता मेरे करीब ही खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। यह सांवली दराज कद की लड़की खूबसूरत थी। खुदा खुदा करके मुझे अपने बल के यूँ कहना चाहिए कि मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता के कमरे में जाने का मौका मिला। मैं जाते ही पलंग पर गिर पड़ा और कहा, माता जी मुझे नींद आ रही है। मैं सजाता को बुलाते हुए झिझक महसूस कर रहा था, जबकि यह झिझक इन लोगों के माहौल के मुताबिक अजीब और गैर मानूस थी। आखिर मेरी बहन कृष्णा कुमारी ने कह ही दिया, किशन भैया तुम सजाता से नाराज हो क्या? नहीं तो, मैंने जल्दी से कहा। कृष्णा बोली, तो फिर तुमने इसे बात क्यों नहीं किया? चलो माता जी इसे आराम करने दो, अपने भैया के लिए मैं रात का भोजन खुद बनाऊंगी। हाँ हाँ कृष्णा बहन, मैंने एक मुद्दत से भिखारे बेगर नहीं खाया। और वो मुस्कुराती हुई माता जी को लेकर बाहर चली गई। हालांकि मुझे भिखारे बेगन जरा सा पसंद नहीं थे। उनके जाते ही सजाता ने मुंह बना लिया और नाराजगी के लहजे में बोली, लगता है तुम्हें ज़रूर पाकिस्तान में किसी से प्रेम हो गया है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सजाता तुम्हें क्या मालूम कि मैंने कठिन दिन वहाँ गुजारे हैं, मगर तुम्हारी याद को एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं बुलाया। मैंने सजाता के कंधे पर हाथ रख दिया। अचानक मुझे अपने बास की हिदायत याद आ गई कि मुझे सजाता से अपने तल्लुकात को एक खास हद तक ही महदूद रखना होगा। उससे ब्याह की बात को भी किसी न किसी बहाने से टालते जाना होगा। और यह बात थी भी बड़ी मुनासिब। सजाता से बेतकल्फ़ी या बराह रास्त शादी का मतलब मेरी तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और कंबल ऊपर करते हुए कहा, सजाता जी। उसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन तुम कुछ बदले बदले से लगते हो। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई।